नमस्कार मित्रों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं अध्याय 7 आलेख या ग्राफ। इसके बारे में आप लोग पहले से वैसे जानते हो कि आलेख या ग्राफ क्या होता है। इसमें हम लोग यह दर्शाते हैं कि दो राशियों में से एक राशि में परिवर्तन होने का प्रभाव दूसरी राशि पर क्या पड़ता है। तो आलेख एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से यह देखा जा सकता है कि परस्पर संबंधित दो राशियों में से किसी एक में परिवर्तन करने पर दूसरे में क्या परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए कपड़े के क्षेत्रफल में परिवर्तन होने से उसके मूल्य में भी परिवर्तन हो जाता है। ग्राफ पेपर की सहायता से दर्शाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसी आंकड़े का आलेख सीधी रेखा, वक्र रेखा, टेढ़ा रेखा इत्यादि हो सकता है जो आंकड़ों के विश्लेषण में हमें सहायक होते हैं। तो यदि आलेख में स्थित कुछ बिंदुओं के निर्देशांक यदि x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसी प्रकार से xn yn हो, तो यदि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 कहने का मतलब y के क्रमिक निर्देशांकों का अंतर और x2 x के क्रमिक निर्देशांकों का अंतर का अनुपात यदि बराबर हो तो आलेख एक सरल रेखा प्राप्त होता है, और यदि ये बराबर नहीं है तो वो सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है। तो इन दोनों से हम आगे प्रश्नावली 1 में बताएंगे कि कौन सा जो ग्राफ है वो सीधी रेखा हो सकता है और कौन सा ग्राफ के बिंदु सरल रेखा को नहीं प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 7.1 में हमको बोला गया है कि नीचे दिए गए दो आलेखों को देखकर बताइए कि क्यों आलेख एक सरल रेखा तथा आलेख भी वक्र के रूप में है। तो इसको चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमको रूप में होने का कारण यह है कि यहाँ पे जैसे देखते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर यहाँ पे 4 ऋण 2 बटे 2 ऋण 1 बराबर है यहाँ पे 2 बटा 1 बराबर 2। वैसा ही ग्राफ पेपर से देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, और ये x4 y4 है, और ये x5 y5 है। तो यहाँ पे हमारे पास y3 माइनस y2 बटे x3 माइनस x2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 4/3 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 2/1, दिस इज इक्वल टू 2। वैसा ही y4 माइनस y3 बाई x4 माइनस x3 दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 6/4 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 2/1, दिस इज इक्वल टू 2। अब चूँकि यहाँ पर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर y3 माइनस y2 बटे x3 माइनस x2 दिस इज इक्वल टू y4 माइनस y3 बटे x4 माइनस x3 दिस इज इक्वल टू 2। ये क्या है, हमारा नियत है, कांस्टेंट है। इसलिए ग्राफ ए सरल रेखा है। ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं दूसरा वाला ग्राफ में।
तो दूसरा वाला में देखते हैं। तो आलेख बी के वक्र रेखा प्रदर्शित होने का कारण यह है कि यहाँ पर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 दिस इक्वल टू 1 बाई 1, और y3 माइनस y2 बटे x2 माइनस x3 माइनस x2 दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 2 बाई 3 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0 बाई 1। और इसी प्रकार से हम y4 माइनस y3 बटे x4 माइनस x3 दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 2 बाई 4 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 1 बाई 1 दिस इक्वल टू 1। और y5 माइनस y4 बटे x5 माइनस x4 दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 3 बाई 5 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 3 बाई 1। तो इस प्रकार चूंकि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 नहीं है, बराबर नहीं है x3 माइनस x2 बराबर y4 माइनस y3 बटे x4 माइनस x3 दिस इज इक्वल टू, ये बराबर नहीं है ना, y5 माइनस y4 बटे x5 माइनस x4। ये क्या है, नियत नहीं है या कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ग्राफ बी जो है सरल रेखा नहीं है। इसके बाद है अगला सवाल हमारे पास कि प्रश्न क्रमांक दूसरा, इसमें बोलता है कि एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया, 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा वह दिनों की निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। दिन मतलब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन, और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा यहाँ पे लीटर में दिया हुआ है। मतलब पहला दिन उसने 4 लीटर बचाया, दूसरा दिन 3 लीटर बचाया, तीसरा दिन 2 लीटर बचाया, चौथा दिन 1 लीटर बचाया, पाँचवा दिन 0 लीटर उसके बाद पेट्रोल बचा। तो बचे हुए पेट्रोल की मात्रा वह दिनों के माध्यम को आलेख खींचना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको पैमाना मानना पड़ता है। तो सबसे पहले हम पैमाना बनाते हैं। तो यहाँ पे पैमाना यहाँ पे हम लेते हैं, तो चलिए लिखते हैं। तो हम यहाँ पे पैमाना लेते हैं, पैमाना x अक्ष पर 2 सेंटीमीटर बराबर 1 दिन, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। तो यहाँ पर हम x अक्ष में यहाँ पे दिन को लिए हैं, और y अक्ष पर यहाँ पे जो ये y अक्ष है, y अक्ष पे बचे पेट्रोल की मात्रा को लीटर में दर्शाया गया है। इसके लिए हम स्केल की सहायता से एक आड़ी लाइन x अक्ष और इसके x अक्ष के लंबवत एक खड़ी लाइन जिसे हम लोग y अक्ष नाम दे देंगे, और इसमें 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्केल की सहायता से निशान लगा लेंगे। यदि ग्राफ पेपर नहीं है तो, और ग्राफ पेपर है तो उसमें पहले से बना हुआ रहता है। तो इसमें
हम इस प्रकार से एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो पहला वाला आपके पास टेबल में जैसे दिया है, दिन 1 है और पेट्रोल की मात्रा 4, तो दिन वाला जो लाइन है हमारे पास यहाँ पे, उसमें 1 और जो बचे पेट्रोल की मात्रा है 4, तो उससे हम एक बिंदु को यहाँ पे दर्शाते हैं। वो हमारा 1 और 4 को हमको यहाँ पे दर्शाता है। वैसा ही टेबल में ये दूसरा दिन और दूसरा दिन में बचे पेट्रोल की मात्रा के बीच ग्राफ बनाते हैं, तो ये होता है 2 दिन। वैसा ही तीसरा दिन है ना, तीसरा दिन और तीसरा दिन में बचे पेट्रोल की मात्रा यहाँ पे जैसे 2 है, तो ये हमारा तीसरा दिन और 2 लीटर जो पेट्रोल बचा वो बिंदु को दर्शाता है। वैसा ही चौथा दिन यहाँ पे, चौथा दिन और चौथा दिन में यहाँ पे बचे पेट्रोल की जो मात्रा है वो इस बिंदु से प्रदर्शित होता है। वैसा ही पाँचवा दिन, तो पाँचवा दिन में हमारे पास 16 लीटर, तो ये हमारा पाँचवा जो टेबल में दिया है आंकड़ा उसको दर्शाता है। इस प्रकार जो टेबल में हमको दिया है उसका ये हमारा आलेख बनता है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक तीसरा है। तो तीसरा प्रश्न में हमको जैसे बोला गया है कि मूल बिंदु 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4 व 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी से प्रदर्शित है। तो समय व साधारण ब्याज के बीच में आलेख हमको खींचना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम पैमाना लेते हैं सबसे पहले। एक्स अक्ष में है ना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 15 रुपये, क्योंकि हमको टेबल में यहाँ पे 15 का अंतराल दिया हुआ है ना, इसलिए हम इसको एक्स अक्ष में प्रदर्शित करते हैं और इसको साधारण ब्याज को वाई अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंचे 75, मतलब 15-15 का हमारे पास अंतराल दिया हुआ है। इसलिए हम यहाँ पे वाई अक्ष में 1 सेंटीमीटर या एक बड़ा खाना बराबर 15 इकाई और एक्स अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई को पैमाना मानते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो एक्स अक्ष में हम समय को दर्शा रहे हैं और वाई अक्ष में हम साधारण ब्याज को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास टेबल में पहला जो बिंदु है वो है 0, 0। तो हमारे पास पहला जो बिंदु हमको प्राप्त हुआ वो है यहाँ पे 0, 0। ये क्या हुआ 0, 0। अब दूसरा जो बिंदु है यहाँ पे टेबल में देखते हैं 1 और 15। एक्स अक्ष में 1 देखना है और वाई अक्ष का 15। तो यहाँ पे हमारा एक्स अक्ष का 1 और ये 15, तो ये वाला हमारा 1 15 को दर्शा रहा है। वैसा ही उसके बाद है 2 और 13। तो यहाँ पे देखते हैं 2 13 ये हमारा 2 13 को दिखाता है। उसी प्रकार 3 45, 4 60, 5 75। इस प्रकार से आपको एक आलेख प्राप्त होगा जो हमारा अभीष्ट आलेख है। इसके बाद है हमारे पास प्रश्न क्रमांक चौथा। तो चौथा में हमको बोला गया है कि x के विभिन्न मानों के लिए x वर्ग का मान ज्ञात करके x और x वर्ग के मानों के बीच एक आलेख खींचें। x का मान ऋण 4 से धन 4 पूर्णांक संख्याएं हैं, मतलब ऋण 4 से लेकर धन 4 तक का मान हमको x का लेना है और x का मान लेने से एक्स स्क्वायर का क्या मान आएगा उन दोनों के बीच में हमको ग्राफ या आलेख खींचना है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि x और x स्क्वायर ले लिया, तो x का मान कहाँ से कहाँ तक हमारा परिवर्तित हो रहा है ऋण 4 से धन 4 तक। तो ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4 मैंने लिया। तो ऋण 4 जब लेते हैं तो इसका यहाँ पे जो भी लेंगे उसका यहाँ पे वर्ग आएगा। तो ऋण 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 × 16 और ऋण का वर्ग धन होता है।
और यहाँ पे भी ऋण 3 का वर्ग करने से 9 आएगा, ऋण 2 का वर्ग 4, ऋण 1 का वर्ग 1 और 0 का वर्ग 1, 1 का 1, 2 का 4 और 3 का 9, 4 का वर्ग 16। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि x अक्ष में हमारे पास जो मान है वो एक एक यहाँ पे घटते जा रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे एक एक बढ़ते जा रहे हैं, तो हम x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष जो बनाया स्केल की सहायता से या ग्राफ पेपर में जो भी x अक्ष बनाया, उसमें हम x अक्ष पर एक बड़ा खाना या 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लिया, और y अक्ष पर क्योंकि यहाँ पे हमारे पास थोड़ा ज़्यादा अंक मिल रहा है 16 तक, तो हम इसको यहाँ पे 16 में अगर 1 सेंटीमीटर में लेंगे तो बहुत लंबा बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई ले लेते हैं। वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर का जो ग्राफ पेपर पर 1 सेंटीमीटर की दूरी है वो 2 इकाई को प्रदर्शित करेगा, तो हम 2 इकाई ले लेते हैं। तो हमारा जो पहला वाला जो बिंदु हुआ है ऋण 4, 16, है ना। तो ये ऋण 4, 16 हमारे पास जैसे कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा ऋण 4 है ना। अब ऋण 4 है और 16 यहाँ पे है, तो ये जो बिंदु है हमारा, ये जो बिंदु है ये हमको बताएगा ऋण 4 और 16 का। तो ये हमारा है ऋण 4 और 16। इसी प्रकार दूसरा है ऋण 3, 9। तो ऋण 3, 9 हमको यहाँ पे ऋण 3 और 9 को दर्शाता है, ये वाला जो बिंदु है वो। और उसके बाद है ऋण 2, 4। तो ऋण 2, 4 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ऋण 2, 4। और उसके बाद है ऋण 1, 1। तो ऋण 1, 1 हमारे पास कहाँ पे है, तो ये हमारा ऋण 1, 1 है। वैसा ही 0, 0। तो ये जो बिंदु है हमारे पास, ये हमारा 0, 0 है। 0, 0 कहाँ पे आया, तो यहाँ पे जो बिंदु है ये जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष कट रहा है वो हमारा 0, 0 है। उसके बाद आते हैं 1, 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1, 1। ये जो है ना ये वाला बिंदु हमारा 1, 1 है। उसके बाद है 2, 4। तो 2, 4 कहाँ पे है, हमारे पास ये 2, 4 है। उसके बाद है 3, 9। तो 3, 9 ये हो गया, और 4, 16। तो ये हमको बिंदु प्राप्त हो गए x और x स्क्वायर के बीच में संबंध दर्शाने वाले हमारे पास यहाँ पे बिंदु प्राप्त हो गए। अब इसका आलेख खींचना है, तो आलेख खींचने के लिए क्या करेंगे, ये जो बिंदु हमको प्राप्त हुआ है उनको हम लोग पेन की सहायता से या पेंसिल की सहायता से मिला देंगे। तो इस प्रकार से आपको ये कर्व आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पे ये दिखेगा, और ये हमारा अभिष्ट आलेख x और x स्क्वायर के बीच में प्राप्त हुआ। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां। तो प्रश्न क्रमांक 5वां में जैसे कि हमको बोला गया है कि एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है। तो पहला सप्ताह में प्याज की मात्रा किलोग्राम में 1 किलोग्राम, दूसरा सप्ताह में 2 किलोग्राम, तीसरा सप्ताह में 3 किलोग्राम, चौथा सप्ताह में 4 किलोग्राम, पाँचवा सप्ताह में 5 किलोग्राम। तो सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच में आलेख खींचना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्केल की सहायता से x अक्ष यहाँ पे और y अक्ष स्केल की सहायता से हम बना लेंगे। ये हमारा x अक्ष हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ x अक्ष, और ये हमारा है y अक्ष। ये परस्पर लंबवत है, ग्राफ पेपर में बना सकते हैं या स्केल की सहायता से लंबवत रेखाएं खींच के हम ग्राफ बना सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं,
ये एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और उसका नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे जो पैमाना लेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। तो ये हम एक्स अक्ष में सप्ताह को प्रदर्शित कर रहे हैं और वाई अक्ष में प्याज की मात्रा को। तो एक्स अक्ष में पैमाना लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सप्ताह और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोग्राम यहाँ पे हम पैमाना लिए। तो सबसे पहले जैसे आंकड़े में दिख रहा है कि पहला सप्ताह और प्याज की मात्रा है 1 किलोग्राम, मतलब इधर सप्ताह दिख रहे हैं तो पहला सप्ताह इधर देखेंगे और प्याज की मात्रा यहाँ पे देखेंगे तो 1। तो ये हमारा बिंदु हमको दर्शाता है 1 को। उसी प्रकार दूसरा जब है तो 2 को दर्शाता है। तो दूसरा सप्ताह में प्याज की जो ये जो बिंदु है वो हमको बताता है 2 को। इसी प्रकार तीसरा सप्ताह में क्या है, यहाँ पे 3 मतलब तीसरा सप्ताह में प्याज की उपयोग की गई मात्रा 3 किलोग्राम। वैसा ही चौथा सप्ताह में यहाँ पे है 4 किलोग्राम, 4। वैसा ही पाँचवा सप्ताह में इसका उपयोग किया गया प्याज की मात्रा है 5। तो इसको मिलाने वाली जो रेखा है ना, ये एक सीधी रेखा है। यहाँ पे इसको स्केल की सहायता से मिला देंगे तो जो रेखा आपको मिलेगा ये है ना, वो आपका अभिष्ट आलेख है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6वां। तो प्रश्न क्रमांक 6 में बोलता है एक विज्ञान पत्रिका में छपे लेख के अनुसार किसी स्थान विशेष पर रहने वाले चींटियों की चाल पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी स्थान पर रहने वाले चींटियों की चाल व उस स्थान के ताप के बीच के संबंध को समीकरण S = T-20/5 से प्रदर्शित किया गया हो तथा T ताप जो है सेंटीग्रेड में 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तब चींटियों की चाल T 25 डिग्री है, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री रखते हुए तापमान व चाल में दर्शाने वाले संबंध को आलेख में प्रदर्शित कीजिए तथा निम्न प्रश्न के हमको उत्तर दीजिए, ऐसा बोला गया है। प्रश्न क्या है, हमारे पास एक्स अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना, वाई अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर आंकड़े दर्शाने के लिए आपने क्या पैमाना चुना। तो ये हमारा प्रश्न है। हमारे पास 5 प्रश्न यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, इसमें चौथा क्वेश्चन और हमारे पास था, हमारे पास यहाँ पे चौथा क्वेश्चन और है, वो है कि जहाँ चींटियों की चाल 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, उस स्थान का तापमान क्या है, उस स्थान का तापमान क्या है। उसके बाद 5वां इसमें और कुछ है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो चींटियों की चाल में क्या परिवर्तन होगा। तो चींटियों के चाल में क्या परिवर्तन होगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या क्या दिया है। तो हम हल करते हैं सवाल को। तो हमको दिया है चींटियों की किसी स्थान विशेष पर चाल एवं ताप के बीच संबंध ताप एवं चाल के बीच संबंध हमारे पास है T =
20 प्लस 5s आपको क्वेश्चन में दिया है, जैसे यहाँ पर जैसे कि ये दिया हुआ है आपको। ये तो यहाँ पे क्या होगा, t निकालना है आपको, आप मान लो तो ये 5s हो जाएगा, s को 5 के साथ गुना प्लस 20 हो जाएगा, तो t यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा t इज इक्वल टू 20 है ना प्लस 5s। तो ये संबंध हो गया दोनों के बीच में, जहाँ पे हमारे पास ताप जो है, यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया है ताप सेंटीग्रेड में है और चाल s स्पीड सेंटीमीटर प्रति सेकंड में हमको दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच में हम एक टेबल बना लेते हैं। तो चलिए टेबल बनाते हैं। तो हमारे पास ये एक टेबल यहाँ पे हम बना लिए, और यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में संबंध दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं s जो है सेंटीमीटर प्रति सेकंड और t डिग्री सेंटीग्रेड में। तो जब हमको यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे कि आपको दिया हुआ है कि हमको जो ज्ञात करना है वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री और 40 डिग्री सेंटीग्रेड में हमको यहाँ पे बताना है कि स्पीड कितना कितना है। तो हम देखते हैं कि जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा। तो चलिए लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो हमारा S कितना हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में हमको S निकालने के लिए एक फार्मूला दिया है कि S इज इक्वल टू T माइनस 20/5। तो S कितना हो जाएगा। तो जब T इज इक्वल टू 25 है तो 25 माइनस 25 माइनस यहाँ पे 20 हुआ, तो 5 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास हो जाता है 1, है ना। दूसरा, जब टेम्परेचर जो है टेम्परेचर जो है 25 से 30 हो गया, तो ये 30 हो गया तो हमारे पास जब टेम्परेचर 30 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। अब इसको 35 कर दिया, ठीक हो 35 कर दिया तो 35 में 20 घटा तो 15, तो ये 3 हो जाएगा। और जब 40 है टेम्परेचर तो ये 4 हुआ। तो इस प्रकार से जो हमारे पास चाल यहाँ पे हम इसको जैसे कि एक्स अक्ष लिए और इसको हम वाई अक्ष लिए, और एक्स और वाई अक्ष के बीच में हम 1-1 सेंटीमीटर का निशान लगा के यहाँ पे जैसे कि एक ग्राफ बनाए, सीधी आड़ी और खड़ी लाइन खींच के। अब पैमाना हमको लेना है। इस ग्राफ का आलेख बनाने के लिए हमको पैमाने की आवश्यकता है। तो पैमाना हम लेते हैं, एक्स अक्ष हम ले रहे हैं। तो ग्राफ खींचा पहले s इज इक्वल टू 125, तो यहाँ पे s इज इक्वल टू हम यहाँ पे जब 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं, है ना भाई, तो ये हमारा 5 हो जाएगा, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25 और ये 30 और ये 35 और ये 40 और ये हमारा 1 2 3 4 रहेगा। तो 1 जब है तो ये कितना है 25 है, इसका टेम्परेचर 1 है। 2 है तो कितना है, यहाँ पे टेबल में 2 है तो 30 है, 2 है तो 30 है, 3 है तो कितना है 35 है, 3 और 35, 4 है तो कितना है 40 है, यहाँ पे 4 है तो 40 है।
तो ये हमारा हुआ 125, दूसरा वाला हुआ 230, तीसरा हुआ 335 और ये हुआ 440। तो इसको मिलाने वाली जो रेखा है वो हो जाएगा, इसको स्केल की सहायता से तीनों जो बिंदु है उसको मिलाते हुए हम यहाँ पे रेखा खींच देंगे और ये जो होगा हमारा अभिष्टालेख होगा। तो यहाँ पे हमको पहला क्वेश्चन जैसे कि हमको दिया हुआ है कि एक्स अक्ष पर कौन सा आंकड़ा लिया, तो एक्स अक्ष पे हमने क्या लिया, चाल को लिया, क्या लिया, चाल लिया। वाई अक्ष पर क्या लिया, ताप को लिया, ताप को। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर आंकड़े दर्शाने के लिए आपने क्या पैमाना चुना, तो हमने क्या क्या चुना, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड चाल लिया और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को लिया। इसके बाद है जहाँ चींटियों की चाल 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, उस स्थान का तापमान क्या है। मतलब जब चाल 2.5 सेंटीमीटर है तो हमको तापमान कितना है वो हमको निकालना है। तो इस फार्मूला में हमने रखेंगे। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास जैसे था, चौथा, तो जब s इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तब t इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास इस फार्मूला से t इज इक्वल टू 20 + 5s से t इज इक्वल टू कितना है 20 + 5s। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 + 5s का मान है यहाँ पे 2.5। तो 2.5 कितना हो जाएगा, तो 20 + 5 का इसको गुना किया तो ये हो जाता है 12.5। इसको जोड़ा तो कितना हो जाएगा 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा आंसर। है कि चूँकि बोलता है कि यदि तापमान 30 से 40 डिग्री हो जाए तो चींटियों की चाल में क्या परिवर्तन होगा। तो प्रश्न में हमको जैसा कि यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि s इज इक्वल टू t - 20/5। हमको क्या दिया है, क्योंकि हमको दिया है कि s इज इक्वल टू t - 20/5। तो जब t इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 30 - 20/5, दिस इज इक्वल टू 10/5, दिस इज इक्वल टू 2। कौन सा, मतलब 5 1 का 5 दूनी 10। तो ये हमारा पहला हो गया। जब t इज इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 40 - 20/5, दिस इज इक्वल टू 20/5, 5 1 कम 5, 5 34, दिस इज इक्वल टू 4। ये हमारा दूसरा। तो प्रश्न ये बोलता है यदि तापमान 30 से 40 डिग्री हो जाए तो चींटियों की चाल में क्या परिवर्तन है। तो 2 से 4 में परिवर्तन हो गया, डबल हो गया चींटियों का चाल। तो इसलिए चींटियों के चाल में परिवर्तन बराबर S2 - S1 बटे T2 - T1 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 - 2/40 - 30, दिस इज इक्वल टू 2/10, 2 × 10 बराबर
5। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/5 को 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। चाल परिवर्तन कितना हुआ? 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हमारे पास होता है। इसके बाद है हमारे पास 7वां सवाल। तो 7वां सवाल में हमको बोलता है अनीता ने अलग अलग लंबाइयों की पाइप से वाद्य यंत्र बनाए। पाइप की लंबाई व ध्वनि का स्वर मान पिच चक्र प्रति सेकंड के बीच गणितीय संबंध को निम्नलिखित सारणी वाले में प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। तो इसमें हमको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 160 चक्र प्रति सेकंड के लिए पाइप की लंबाई कितनी रखनी चाहिए? तो यहाँ पे पाइप की लंबाई और स्वर मान हमको दिया हुआ। तो 160 चक्र प्रति सेकंड जब होगा, मतलब ये 160 चक्र प्रति सेकंड होगा, तब पाइप की लंबाई कितनी होगी हमको यहाँ पे निकालना है। तो इस ग्राफ में हम देखते हैं कि जब 160 चक्र प्रति सेकंड इसका पिच मान है, हाँ, उसका जो पाइप की लंबाई है वो कितना है। तो 160 में देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा 100 है। यहाँ पे पैमाना क्या दिया है? एक बड़ा खाना बराबर 10 सेंटीमीटर और y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 100 चक्र प्रति सेकंड, मतलब 100 का यहाँ पे हमको दिया हुआ है। मतलब एक छोटा खाना हमारा कितना 10 आया, 10 100 है, 10 15 में बटा है, तो एक एक में 10 में विभाजित है। तो 160 करना है तो कितना जाएगा? यहाँ पे 6 लाइन ऊपर और जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 है ना, 4 5 और 6। तो ये हमारा क्या हुआ? 160 हुआ यहाँ पे। तो ये जो लाइन है इसको हम हाईलाइट किया, और 160 जब है तो ये जो है यहाँ पे कितने में आ रहे हैं वो देखते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 32, 31 और 32वें नंबर में आ रहा है 32 है। तो ये जो बिंदु हुआ हमारा वो हुआ 32 160। दूसरा प्रश्न, तो यहाँ पे 160 चक्र प्रति सेकंड के लिए पाइप की लंबाई कितनी रखनी चाहिए? तो ये उसका उत्तर हो जाएगा हमारा 32 सेंटीमीटर। दूसरा ये बोलता है 60 सेंटीमीटर लंबी पाइप का स्वर मान कितना है? तो यहाँ पे देखते हैं कि 60 सेंटीमीटर जब है हमारा पाइप की लंबाई जो है, तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर का कितना में आ रहा है? यहाँ पे जैसे क्या आ रहा है, तो इसको अगर मिलाया जाए तो यहाँ पे जैसे आता है, तो इसको डॉट डॉट करके हम स्केल की सहायता से हम मिलाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा है 80, और इसका हम यहाँ पे ग्राफ में क्लियर नहीं हो रहा है, तो इन दोनों के बीच संबंध क्या है वो हम देख सकते हैं। मान लो मैं इसको x से दर्शाता हूँ, पाइप की लंबाई को x से दर्शाता हूँ, और इसको यहाँ पे y से दर्शाया इसके हिसाब से है ना। पाइप की लंबाई को हम किसमें दर्शाया है? जो है 60 सेंटीमीटर लंबी है, तो हमको 80 मीटर, कितना मिले? 80 मीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 80। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 हमको बोलता है कि नीचे ए और बी दो सारणी दी गई है, उनमें प्रदर्शित राशियों के मध्य आलेख कीजिए और जांचिए कि क्या उनमें y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 नहीं है। तो हमको इसमें ये चेक करना। तो इसमें हमको जैसे कि दो सारणी दिया है जिसमें वृत्त का त्रिज्या हमको दिया है और वृत्त की परिधि दिया है। पहले वाला
दूसरा दिया है वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। तो इन दोनों आलेखों के लिए हम पहले तो ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम पैमाना लेते हैं कि पैमाना लेते हैं हम यहाँ पे तो x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर या एक बड़ा खाना भी लिख सकते हैं। एक बड़ा खाना मतलब एक बड़ा खाना मतलब ये बड़ा वाला बॉक्स बराबर 2 पाई। तो यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर के निशान लगा लिए x अक्ष में और इसमें हम वृत्त की त्रिज्या को दर्शा रहे हैं। वृत्त की त्रिज्या को हम x अक्ष पे दर्शा रहे हैं r को सेंटीमीटर में और इधर हम वृत्त की परिधि को दर्शा रहे हैं। वृत्त की परिधि 2 पाई r और इसमें क्षेत्रफल को भी दर्शाएंगे हम दूसरे सारणी से पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले सारणी एक के लिए हम आलेख खींचते हैं। तो सारणी एक बोलता है तो इसको हम लोग जैसे कि हमको क्या चाहिए हम यहाँ पे पैमाने में लिखे हैं एक बड़ा खाना 2 पाई। तो इसको लिखते हैं हम लोग 2 पाई। एक एक खाना 2 पाई है तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा और ये 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई 14 पाई 16 पाई और 18 पाई। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। अब पहला जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है उसमें पहला टेबल में देखते हैं जब 2 है त्रिज्या 2 है तो उसकी परिधि कितना है 4 पाई है। 4 है तो 8 पाई है 6 है तो 12 है 8 है तो 16 है 10 है तो 20 है तो 2 तो 4 पाई। तो 2 है जब तो कितना है ये जब x का मान 2 है तो ये है 4 पाई। तो ये जो हम हमारा मिला वो है 2 और 4 पाई। दूसरा हमारे पास है 4 8 पाई। तो 4 लिए तो कितना लेना है यहाँ पे 8। तो ये इधर 4 और इधर से 8 तो हो जाएगा हमारा 4 8 पाई। उसके बाद है 6 12 पाई। तो यहाँ पे 6 से इधर गया और ये हमारा 12 यहाँ से 12। तो ये जो बिंदु मिला हमको वो मिला 6 और 12 पाई। उसके बाद है 8 और 16। तो ये यहाँ से 8 और यहाँ से हमारे पास 16। तो ये जो बिंदु हुआ हमारे पास 8 और 16। उसके बाद है 10। ये हमारा 20 पाई यहाँ पे आएगा 20 पाई। तो 10 20 हमारा कहाँ जाएगा यहाँ पे आएगा। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना 20 पाई इसका परिधि है। तो ये जो बिंदु है हमारे पास 10 20 बताएगा। तो स्केल की सहायता से आपको यहाँ पे ये जो बिंदु आपको प्राप्त हुआ उसको आपको स्केल की सहायता से मिला देना है। इसको स्केल की सहायता से आपको क्या करना है मिला देना है। तो इस प्रकार की आपको एक लाइन प्राप्त होगा जो हमको सारणी ए को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा ये सारणी ए के आंकड़े को को आलेख के रूप में दर्शा रहा है। दूसरा हमारे पास जो सारणी दिया है जैसे कि क्वेश्चन दूसरा सारणी दिया है 1 है तो पाई उसका क्षेत्रफल है। जब 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 4 पाई इसका क्षेत्रफल है। तो यह जो नाम है तो इससे हम एक ग्राफ बनाते हैं।
तो पहला है 1 है तो पाई है, तो 1 पाई को कंसिडर करेंगे। ये जो है 1 सेंटीमीटर जब दिया है तो पाई सेंटीमीटर, ये 2 पाई दिए हैं तो पाई यहाँ पे आ जाएगा बीच में, दोनों के बीच में पाई। तो ये जो बिंदु होगा हमारा वो हमारा हो जाएगा 1/पाई। दूसरा हमारे पास होगा 2 और 4 पाई। जब ये 2 है तो ये 4 पाई है ना, यही बिंदु हुआ। उसके बाद है 3 है तो 9 पाई। जब ये 3 है तो ये यहाँ पे 9 पाई हो जाएगा, 3 और 9 पाई, क्योंकि ये इसके बीच में आएगा 7। यहाँ पे 3 और 9 पाई कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 3 और 9 पाई हमारे पास यहाँ पे आएगा। ये हो जाएगा हमारा 3 और 9 पाई। इसके बाद है 4 और 16 पाई। यहाँ से 4 और ये हमारे पास जैसे कि तो 16 हमारे पास यहाँ पे, तो ये हमारा हुआ 4 और 16 पाई। तो इसके बाद है 5 25। तो यहाँ पे जैसे कि 5 है तो इसको और आगे ले गया, ये हो गया 20 और ये हमारे पास हो जाएगा 22 है ना, और ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा हमारा 26। तो जब इसका 5 है तो 25 कहाँ पे आएगा, 5 है तो 25 इसको और आगे बढ़ाएंगे लाइन को, तो हमारे पास 25 आ जाता है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में आएगा 24 और 25 के बीच में। तो ये हमारा हो जाता है 5 और 25 पाई। तो इसको जब सीधे रेखा है तो हम लोग स्केल की सहायता से मिला लेते हैं, लेकिन ये अब इसके स्केल से नहीं, पेन है ना, स्केल से नहीं मिलाएंगे अपन ये, क्योंकि कर्व है जिसको अपन हाथ से जो बिंदु प्राप्त होगा उसको मिलाते जाएंगे और मिलाते जाएंगे ऐसे। इस प्रकार से इसको मिला देंगे। तो इस प्रकार से जो ग्राफ आपको प्राप्त होगा वो हमको सारणी P को दर्शाएगा। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन हमारा यह था कि सारणी A के आलेख हेतु, तो सारणी A के आलेख से हम देखते हैं कि y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर 8 पाई माइनस 4 पाई बाई 4 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 4 पाई बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2 पाई, है ना। नियत है कि नहीं, इसमें ये पूछा गया कि दोनों में समान है क्या। तो सारणी B का देख लेते हैं। सारणी B के आलेख से या आलेख हेतु y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 दिस इज इक्वल टू 4 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस 1। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 कहने का मतलब ये है कि x1 y1 x2 y2। यहाँ इसके लिए सारणी A के लिए हमारे पास जैसे कि y2 y1 बोला है तो हमारे पास y2 का आंसर है ये है, और y1 क्या है, ये है, x2 ये है, x1 ये है। वैसे ही सारणी B के आगे लिखते हैं कि हमारे पास ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 x1, ये हमारा x2 x1 और ये y2 y1 सारणी B के लिए। तो इसको घटाएं तो हमारे पास यहाँ पे घटाने से कितना मिल जाएगा 3 पाई बाई 1 दिस इज इक्वल टू 3 पाई। तो यहाँ पे देखते हैं ये 2 पाई है, ये 3 पाई है। तो ये दोनों जो है दोनों सारणी के लिए जो है y2 माइनस y1 बटे x2 x1 नियत नहीं है, तो इसको हम लोग लिख देंगे
तो स्पष्ट y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 का मान सारणी ए व बी के लिए नियत नहीं है, मतलब दोनों में बराबर नहीं है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9। तो 9वां सवाल बोलता है किसी शहर में एक दिन में दर्ज तापमान के आंकड़े ग्राफ द्वारा दर्शाए गए हैं। दिए गए ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है प्रश्न हमारे पास, सुबह 6 बजे शहर का तापमान कितना था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सुबह का 6 बजे मतलब 6 AM पर तापमान कितना रहेगा। तो इसको आपको ग्राफ पेपर में स्केल की सहायता से यहाँ पे मिलाना है, और ये जहाँ पर मिलेगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो स्केल की सहायता से मिलाया इसको 6 को, है ना। तो ये 6 को मैंने मिलाया, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 और 25 का अंतराल है, मतलब ये जो खाना है उसके 5 भाग में बांटा गया। तो यहाँ पे 2 खाना का मान लगभग 1 आएगा। तो इसको अगर मिलाया जाए यहाँ से, तो यहाँ पे ग्राफ से देख लेंगे तो लगभग ये 24 में आ रहा है। तो हमारे पास शहर का तापमान कितना हो जाएगा, 24 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर बाद 3 बजे का तापमान कितना हो जाता है। तो दोपहर बाद 3 बजे यहाँ पे है, दोपहर बाद से 3 बजे ये, तो ये पॉइंट कहाँ पे है आपका, तो ये दोनों को मिला दिया। इसको मिलाया है, और ये यहाँ पे आके लगभग मिलता है। तो लगभग 31 डिग्री सेंटीग्रेड आपको तापमान मिलता है। इस समय दिन का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड कब था, तो ये कितना बजे है, तो ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि जो 30 डिग्री जो सेंटीग्रेड तापमान है, वो
वो आपका 3 बजे है। और ये जो है 6 बजे यहाँ पे 30 डिग्री लगभग आपको जो मीज है वो है आपको यहाँ पे 6 बजे। उसके बाद आधी रात 12 बजे तापमान कितना रहा होगा। तो आधी रात 12 बजे कहने का मतलब है ये, और इस समय आपका तापमान जो है वो है लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 26 डिग्री सेंटीग्रेड। रात 9 बजे तापमान मतलब 9 PM कितना है? तो ये है आपका लगभग यहाँ पे आपका आएगा इसको मिला के देख लेना यहाँ पे इस वजह से जो भी आएगा यहाँ पे। तो लगभग ये 25 से 30 के बीच में है आपके। तो अपन इसको मान लेते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको 9 बजे का तापमान। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल आपको बनाना है। इसके बाद अगला सवाल है 10वां। इसे बोलता है एक शहर में किसी पूरे दिन वायु के प्रदूषण का स्तर नापा गया। इसके द्वारा ग्राफ द्वारा प्रदर्शन किया गया। दिए हुए ग्राफ द्वारा निम्न के सवालों के जवाब खोजिए। सुबह 8 बजे प्रदूषण का स्तर कितना? तो यहाँ पे सुबह 8 बजे यहाँ पे ये जैसे दिख रहा है ये आपका सुबह का 8 बजे मतलब यहाँ पे ये जो है सुबह का 8 बजे हुआ। तो सुबह का 8 बजे कितना है प्रदूषण का स्तर? ये है। तो सुबह 8 बजे का प्रदूषण का स्तर लगभग यहाँ पे आपको जो प्राप्त होगा जो भी है ना, इसको लाइन को मिलाने से जो भी आपको मिलेगा परसेंटेज वो आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे 160 ले सकते हैं आपको। उसके बाद है प्रदूषण स्तर सबसे अधिक रात 1 बजे दर्ज किया गया। प्रदूषण स्तर सबसे अधिक समय तक, तो ये यहाँ पे दिख रहा है सबसे ऊपर ये कितना है? 1 बजे है। तो ये हो जाएगा 160 इसके ऊपर, यहाँ पे हो जाएगा 1 बजे। उसके बाद है दोपहर बाद 4 बजे प्रदूषण का 150 PM। तो दोपहर बाद 4 बजे प्रदूषण का स्तर कितना था? दोपहर का बाद 4 बजे मतलब 4 PM प्रदूषण का स्तर कितना है यहाँ पे? ये जो है इसको जैसे मिलाने से हमको प्राप्त हो जाएगा। तो कितना है? 150 PM। और उसका दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदूषण में कितना अंतर है? तो 12 बजे कितना था प्रदूषण? ये है ना। तो ये कितना है अभी यहाँ पे? और उसमें 6 बजे शाम 6 बजे यहाँ पे कितना था? तो ये पॉइंट है। तो ये हमको कितना बता रहा है? जैसे यहाँ पे ये 220 है और ये हमारे पास है 140 क्योंकि नीचे में आएगा इसके ऐसे में लाएंगे तो अंतर कितना आया? तो हमारे पास हो जाएगा 220 ऋण 140 बराबर 70 80 आ जाएगा यहाँ पे। 220 ऋण 140 बराबर 80। उसके बाद रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक प्रदूषण में कितनी गिरावट आई? ये रात 1 बजे से सुबह के 4 बजे तक ये प्रदूषण में कितना अंतर आया? ये हमारे पास रात में 1 बजे कितना था? यहाँ पे था 240 और यहाँ पे आ गया हमारे पास
सुबह 4 बजे। फिर सुबह 4 बजे, तो सुबह 4 बजे कितना है यहाँ पे 170 है ये। तो हमारे पास जो अंतर आएगा 240 में 170 बराबर 70। पोजीशन को पीपीएम में नापा जाता है, इसलिए यहाँ पे पीपीएम इसका इकाई है। तो इस प्रकार से आपका आलेख आपको बनाना होता है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर पूर्ण होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इसके आगे की वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 8, जिसमें हम लोग बैंकिंग के बारे में अध्ययन करेंगे, आयकर की गणना करना और जमा खाता और फिक्स डिपॉजिट के बारे में हमको अध्ययन करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।